जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस देखने वाले हैं। और इससे पहले जो आपका वॉल्यूम 1 है प्लेटफॉर्म का वो कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या फिर आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लीजिएगा। उसका मास्टर वीडियो आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। और ये जो वॉल्यूम 2 है तो मैं आपको इसको एक एक सेट करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मेरी तबीयत है थोड़ा सा सही नहीं है। यदि मेरा तबीयत सही हो जाएगा तो मैं आपको इसका भी एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आपको ये एक एक सेट दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसमें भी आपको जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आपको मार्केट में 180 रुपये में मिल जाएगा। आप लोग इसको खरीद कर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसमें आपको जो है टोटल हम लोग सेट की बात करें तो 20 सेट है। इसके आप लोग कंटेंट देख लीजिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग और तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा या प्रारंभिक प्रायोगिक परीक्षा 2022 के लिए आपको जो है मॉडल सेट तैयार किया गया है। तो आप लोग इस पूरे सेट को लगा लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग का जो है पहला सेट शुरू होता है। चलिए यहाँ से पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की जो है गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कुल सदस्यों का 20वां भाग जो होना आवश्यक है। ऑप्शन हम लोग का 20 में सत्य होगा। ग्राम की जो बैठक की सूचना है ये ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा दी जाती है। और इसे डुगडुगी पिटवाकर या फिर अथवा कैसे भी करके ये प्रचार के अन्य माध्यमों से जो जनता के जानकारी में लाया जाता है। और ग्राम सभा की जो प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता है ये संबंध ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी जो है अनुपस्थिति में ये उप मुखिया करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे हम लोग का दूसरे नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न करें कि रॉकेट नोदन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट नोदन ये किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आधारित है आपको न्यूटन के तीसरे नियम पर। याद रखिएगा न्यूटन के ये तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में लगाया गया वस्तु द्वारा जो है विपरीत दिशा में लगाया गया प्रतिक्रिया बल के ये बराबर होता है। और रॉकेट में जो है ईंधन की जो है दहन से पैदा हुई गैस बाहर निकलती है और इसकी जो प्रतिक्रिया है वो रॉकेट को धकेलती है। ठीक। अगला प्रश्न तीसरे नंबर है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी, तो ये किया गया था 1905 में। ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा, 1905 में किया गया था। और बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में जो शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का चौथे नंबर है। प्रश्न करें कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी पूछा गया कि कहाँ स्थित है, तो आप लोग राइट आंसर कौन सा लगाइएगा। यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय पर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय पर जो ये फूलों की घाटी है। और ऑप्शन हम लोग इसमें डी कर लीजिएगा। देखिए फूलों की घाटी मुख्यतः चमोली जिला में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो कहाँ है, तो ये चमोली जिला में है। और ये भी माना जाता है कि जो रामायण काल में हनुमान जी जो संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे, यानी कि इसी घाटी में जो है पहुँचे थे। ठीक। चलिए इस शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र लिखने यहाँ पर जो पत्र किसने लिखा। सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए जो पत्र लिखा था वह किसके द्वारा पत्र लिखा गया था, तो ये याद रखिएगा ये पत्र लिखा गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर के द्वारा लिखा गया था। और हाँ एक बात, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक। और बहादुर शाह हम लोग जफर की बात करें तो इसका जो शासनकाल था ये 1837 से लेकर के 1837 से लेकर के ये 1857 तक था। ठीक, याद रखिएगा ये टोटल 20 साल तक शासनकाल था बहादुर शाह जफर का। और लाल किला स्थित जो हीरा महल है ये बहादुर शाह ने ही बनवाया था, बहादुर शाह जफर ने ही बनाया था। और इसकी हम लोग बात करें तो ये बहादुर शाह को जो है रंगून भेज दिया गया था, और जहाँ इनको 1862 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। चलिए किस चीनी यात्री ने यहाँ पर जो किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथ के अध्ययन किया था, तो यह किया गया था हैंसोंग के द्वारा। याद रखिएगा हैंसोंग के द्वारा जो है ये बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया था। और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये भी आपको याद रखना है। टोटल ये 15 वर्षों तक यहाँ रहा था और 645 ईस्वी में यह अपने चीन लौटा था। और ये जो है आपका इसका जो भ्रमण है ये हैंसोंग का ये आपको CU नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो वृत्तांत है भ्रमण है वह CU
की नाम से जो है प्रसिद्ध है, और जिसमें जो लगभग में 138 देशों का जो इसमें विवरण मिलता है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता थे? देखिए, नरम दल के नेता पूछा गया कि कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा अरबिंदो घोष। देखिए, सॉरी, अरविंद घोष। तो देखिए, अरविंद, इसमें जो कांग्रेस की जो दल थी वो स्वतंत्रता के समय ये 2 गुटों में बट गई थी। पहला जो था नरम दल और दूसरा जो था वो गरम दल था। तो पहला में जो गरम दल था, तो गरम दल में जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्रपाल थे और अरविंद घोष थे। ये सभी जो थे ये कौन से के थे? तो ये उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। ठीक, इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है नरम दल में, तो नरम दल में तो ये अरविंदो घोष से ये उग्रवादी है, यानी कि गरम दल के हैं। और नरम दल के जो नेता थे वह थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और व्योमेश बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, आदि जो ये लोग थे ये नरम दल थे। लेकिन ये जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल थे, तो इन दोनों का जो टारगेट था वो एक ही था कि अंग्रेजों को खदेड़ देना है। ठीक, तो उसी तरह आपका भी जो है टारगेट होना चाहिए कि आप अभी यदि दिन में पढ़े या फिर रात में पढ़े, लेकिन टारगेट आप लोग इस बार यही रखिएगा कि जो आपको इस बार जो बिहार एसएससी में सिलेक्शन लेकर ही रहना है। ठीक, जैसे ये कांग्रेस वाले किए थे नरम दल और गरम दल में करके, और उसको खदेड़ दिए थे अंग्रेजों को। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये गीतांजलि जो है लिखी गई थी बंगाली भाषा में। ऑप्शन भी याद रखिएगा। देखिए, गीतांजलि के लिए जो है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। कब? 1913 में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के, यहाँ पर जो दुश्चिंता को जो है कम करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है यहाँ पर उपशामक दवा का जो है उपयोग किया गया, सेवन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो यह प्रतिपादन किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। प्रकाश, यहाँ पर जो प्रकाश के तरंग का जो सिद्धांत का प्रतिपादन है ये हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से कि भारत सरकार ने 2024 ईस्वी तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया है? तो ये किया गया है 11 नाभिकीय जो है रिएक्टरों का स्थापना प्रस्तावित किया है ये 2024 तक करने का। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध वास्तुकला के संबंध में जो सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर बौद्ध वास्तुकला के संबंध में जो कौन सा आपको देखना है कि सुमेलित नहीं है, तो ये आपको देखना है जो चैत्य है ये वृक्ष है, ये गलत है। बाकी जो स्तूप है ये टोप से है, विहार है जो ये मठ है, और स्तंभ जो है ये लत से है। तो यहाँ से चैत्य जो गलत है। चैत्य का मतलब क्या होता है? देखिए, चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। साव दाह के जो है पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ करके उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई, या फिर उन को जो प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया था। ठीक, चैत्य जो है ये आपको बौद्ध धर्म में पूजा स्थल होता था। क्या होता था? चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म में पूजा स्थल होता था। और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, तो बुद्ध के जो जीवन के संबंध में बौद्ध के धर्म के प्रतीक है, जैसे कि जन्म का जो उनका प्रतीक है वो कमल एवं साढ़ है, गृह त्याग का जो उनका प्रतीक है वो घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल है, और निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। ठीक, चलिए, और एक यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जो गौतम बुद्ध के संबंध में कि जो लाइट ऑफ एशिया, ये जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित किया गया था? आप लोग याद होगा तो बताइएगा। ये किया गया था एडविन आर्नल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? लाइट ऑफ एशिया जो आप याद होगा ये नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किया गया था एडविन आर्नल्ड के द्वारा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये गणित का प्रश्न आता है, तो हम लोग गणित के प्रश्नों को छोड़ देते हैं और इसको आप लोग पीडीएफ के साथ सॉल्व कीजिएगा। चलिए, जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 23 नंबर प्रश्न है। प्रश्न करें कि हमारे घरों में सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, और एसी की आपूर्ति जो है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा इसमें विकल्प जो है आपका सही दिया गया है। ठीक, तो देखिए, इसमें जो आपका है दो, यहाँ पर 1 और 2 जो कथन है वो सही है। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग सीख लीजिएगा कि इसमें जो कथन 1 है और 2 है वो यहाँ पर 1 और 3 है। ठीक है, 1 और जो 3 है, यानी कि पहला कि सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, और तीसरा है कि एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर जो है की जाती है। इसमें हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चलिए,
25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से आपका जो CaCO3 और CaO+CO2 जो है ये आपका ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण नहीं है, ये जो आपका विघटन अपचयन का, ये जो विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 26 नंबर है, कह रहे कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशित केंद्र, यहाँ पर उसके प्रकाशित केंद्र O और अनंत के बीच जो स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। ये जो निर्मित प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा, ये सीधा और छोटा होगा। ऑप्शन भी याद रखिएगा, ये निर्मित जो है सीधा और जो है छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे 27 नंबर है, ये प्रश्न कह रहा है कि 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें उपस्थित ऑक्सीजन जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 50.2 गुना 10⁻23 होगी। ठीक, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो पुनर्चक्रण, ये देखिए लकड़ी को जो पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। अगला यहाँ से हम लोग का 30 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अजैव नवीकरणीय वस्तु है। अजैव नवीकरणीय वस्तु पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है, तो नायलॉन, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये 32 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में लयनकाय यानी कि लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। तो इसमें जो है कार्य होता है कि कोशिका के द्वारा जो ग्रहण की गई सामग्री को जो है पचाना। क्या होता है, कोशिका के द्वारा जो है ग्रहण की गई जो है सामग्री को जो है पचाना, यह काम होता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम जो होता है ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो कि छोटी पुटिकाओं के रूप में ये पाए जाते हैं और इसमें जो है ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। निम्नलिखित में कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है। देखिए भारत के संसद का कौन सा इसमें अंग नहीं लग रहा है, ये मंत्रिमंडल, इसका कोई अंग नहीं है। भारत की संसद का जो अंग है राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा से मिल करके बनती है। ये सभी जो अनुच्छेद 79 में वर्णित है, ये मंत्रिमंडल कहीं पर नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग इसका आकृति गिनिए, इसमें कितना आकृति है। प्रश्न में एक आकृति दी गई, इस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को नीचे दी गई आकृति में कितने जो है ट्रायंगल है, त्रिभुज हैं। ठीक, तो इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है वो 18 है। कितना, 18 है। ठीक, चलिए इसको आप लोग काउंट कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को डॉट के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसको किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, भूगर्भीय संकट है। भूगर्भीय संकट वैसा संकट होता है जो प्राकृतिक पर्यावरण में अचानक होने वाला तीव्र परिवर्तन जिसकी जानकारी पहले से नहीं होती है, उसे जो है भूगर्भीय जो है क्या बोलते हैं, उसे भूगर्भीय जो है संकट कहते हैं। ठीक, और ये जिसका जो मानव तथा मानवीय क्रियाओं पर जो है प्रतिकूल हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसे भी भूगर्भीय संकट कहते हैं। ठीक, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है। तो ये संबंधित अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 37 नंबर है कि खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष जो है पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, खाद्य निगम अधिनियम FCI से पूछा गया प्रश्न, इसको जो है किस यहाँ पर जो है संसद के सदनों में किस वर्ष जो पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1964 में। कब, 1964 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन डॉट में आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता डॉट ने की थी। तो देखिए जो कराची का अधिवेशन है ये 1931 में किया गया था। कब, 1931 में, और इसका जो अध्यक्षता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इस अधिनियम में जो एक खास करके एक गांधी जी के द्वारा जो एक नारा यानी कि वाक्य कहा गया था, जो शब्द समझिए कि शब्द कहा गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये इसी अधिवेशन में जो गांधी जी ने कहा था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है वह 40 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष जो है गंगा कार्य योजना चरण 1 पेश की थी। यहाँ पर जो प्रथम चरण पूछा गया कि कब पेश किया गया था, 85, 95, 84 या फिर 94, कब है।
तो ये पेश किया गया था 1985 में। पहला जो चरण है ये 1985 में पेश किया गया था। और 4 नवंबर 2008 ईस्वी को जो गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था। कब? 4 नवंबर 2008 को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की जो मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे पूछा गया है। कौन नहीं थे जी? तो के.एम. पानिकर और एच.एन. जो है कंजूरू, के.एम. पानिकर और एच.एन. कंजूरू जो थे ये मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है ये नहीं थे, ठीक, सदस्य जो थे नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का, यहाँ से 42 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कि 26 जनवरी 2019 ईस्वी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में ... सीटें अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित है और ... जो सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर जो है जानकारी 26 जनवरी यहाँ पर 26 जनवरी 2019 के जानकारी तक है ये पूछा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा ये जो है 84 जो है अनुसूचित के लिए, और अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए 47, यानी कि हम लोग का इसमें ऑप्शन ए सही होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये बड़ौदा में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार जो ये योजना है यह आपको 1993 में शुरू की गई थी। कब? 1993 में शुरू की गई थी। देखिए ये जो योजनाएं हैं 1993 में शुरू की गई थी, लेकिन अभी जो योजनाएं शुरू की गई थी जवाहर रोजगार योजना ये किया गया था 1979 में। फिर नेहरू रोजगार योजना, इसका नाम चेंज करके ये भी 1979 में ही किया गया था। फिर आपका 1993 में रोजगार आश्वासन योजना, जिसको प्रधानमंत्री जो है रोजगार योजना कहते हैं, इसको शुरू किया गया। फिर इसको जो चेंज करके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किया गया है। यहाँ पर जो है ये कब किया गया था? ये किया गया था 1997 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में किया गया था। और जेपी रोजगार गारंटी योजना है, जेपी रोजगार गारंटी योजना ये 2002-03 में किया गया। और जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसको जो 2006 में शुरू किया गया था। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 45 नंबर है। प्रश्न कि बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष कब हुई थी? तो ये हुआ था 1983 में। धमेक स्तूप ये किस राज्य में स्थित है? तो ये धमेक स्तूप जो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो मिलान सही नहीं है? तो इसमें हम लोग का मिलान सही नहीं कि अल्फा कण जे थॉमसन, ये गलत है, ठीक है। एक तुर्क गुलाम, यहाँ पर जो एक तुर्क गुलाम तगी के विद्रोह को दबाने के दौरान ज्वर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये किस स्थान पर हुआ था पूछा गया। ये हुआ था थट्टा में। कहाँ? ये हुआ था थट्टा में। अगला प्रश्न यहाँ से 49 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में ब्राह्म समाज की स्थापना की थी? तो ब्राह्म समाज की स्थापना ये 1828 ईस्वी में किसके द्वारा ये किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ये जो राजा राम मोहन राय में जो राजा की उपाधि है ये किसके द्वारा दिया गया था? यह राजा की जो उपाधि है मोहम्मद शाह अकबर द्वितीय ने ये राजा की उपाधि दिया था। चलिए अगला यहाँ से 50 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि केसरिया स्तूप की खोज 1998 ईस्वी में निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने, यहाँ पर जो किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी? तो ये किसके दौरान, यहाँ पर किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था के मोहम्मद के नेतृत्व में। मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प पूछा गया कि गलत है? तो ये न्यूट्रॉन और -2 ये जो है आपका गलत है। मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से ये कथन गलत है, बाकी जो यहाँ पर 3 है वो सही है। चलिए अगला यहाँ से न्यूट्रॉन का, ये जो न्यूट्रॉन का होता है कितना होता है? न्यूट्रॉन का -2 नहीं होता, ये 0 होता है। अगला यहाँ से 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे? कौन? तो इसके जो प्रचारक थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उस समय जो है इसमें जो 1856 के समय जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है?
स्टाफ के अंतर्गत पूछा गया कि कौन शामिल नहीं है, तो इसमें जो जिला निर्वाचन अधिकारी ये शामिल नहीं होता है। ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत होते हैं ग्राम पंचायत सचिव होते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यालय जो है प्रभारी यहाँ पर प्रभारी होते हैं, अवैतनिक जो कर्मचारी एवं व्यावसायिक होते हैं, बल्कि यहाँ पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नहीं होते हैं। अगला यहाँ से 54 नंबर प्रश्न है कि आँख का कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? ये आपको कोलाइड जो है, जो कि रक्त पटल कहते हैं, यह ऑक्सीजन और पोषक जो है प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का देखिए ये 71 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो ये आभूषण बनाने के लिए जो उपयुक्त होता है ये उच्च तन्यता और उच्च जो है आघात वर्धनीयता जो ये उपयुक्त होता है। देखिए सोना का जो यदि आप 1 ग्राम सोना लीजिएगा तो उसको जो इतना तन्यता होता है, यानी कि इतना वो बढ़ सकता है कि उसको आप लोग जो है 2 किलोमीटर तक जो है पतला महीन तार इसको बनाया जा सकता है। ठीक, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यहाँ पर लीवर है। कौन सी? लीवर, यानी कि यकृत कहते हैं। ये जो लीवर है इसकी जो वजन होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यह जो होता है ये पित्त स्रावित करता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट 73 नंबर है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? तो ये पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 76 नंबर प्रश्न है कि मानचित्रों में डॉट का उपयोग किया जाता है। किसका? मानचित्रों में जो उपयोग किया जाता है, पूछा है कि मानचित्रों में डॉट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें सार्वभौमिक पारंपरिक जो प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। और विश्व का जो प्रथम मानचित्र निर्माता कौन है? याद रखिएगा अनेग जीमेंडर। याद रखिएगा अनेग जीमेंडर जो ये विश्व के प्रथम मानचित्र निर्माण करता है। और ये जो मानचित्र का अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पंपास घास के मैदान ये किस देश में पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर एक होता है पंपास जो अभी दिया गया है, और एक होता है कंपास। तो ये जो कंपास है ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो कि ये ब्राज़ील में पाया जाता है। और यहाँ पर जो पंपास दिया गया है तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, यह जो कि आपको अर्जेंटीना और ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग का कौन सा होगा? इसमें हम लोग का ये अर्जेंटीना होगा। ठीक, यहाँ पर मूल रूप से जो अर्जेंटीना में ही पाया जाता है, ब्राज़ील में कम पाया जाता है, तो यहाँ से आपका अर्जेंटीना होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न 78 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सदियों में बाढ़ का सामना करता है? तो अधिक जो है बाढ़ की सामना जो है तमिलनाडु करता है। ये जो तमिलनाडु है हर एक साल जो है जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा लौटती है और उस मानसून के कारण वहाँ पर जो है बाढ़ आने की जो है संभावनाएँ बनी रहती है और आता भी है वहाँ पर बाढ़। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 79 नंबर प्रश्न है, यानी कि नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है 10 से लेकर के 25 तक होती है। कितना? 10 से लेकर के 25 तक होती है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान स्वच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? स्वच्छ, यहाँ पर जो स्वच्छ नहीं है स्वास्थ्य है। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो यहाँ पर ICMR जो है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी जो स्थापना है 1911 में किया गया था। ये आपको स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 82 नंबर है। ये प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? पूछा गया कि नेपाल से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो जम्मू कश्मीर की जो कोई भी सीमा है वो नेपाल से नहीं लगती है। देखिए यहाँ पर भारतीय राज्य की जो सीमा है नेपाल के साथ साझा कहती है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा जो भारत के निर्वाचन आयोग का जो कर्तव्य नहीं है? तो निर्वाचन आयोग का जो कर्तव्य इसमें नहीं है कौन सा? इसमें हम लोग का चुनाव, यहाँ पर स्थानीय चुनाव कराना। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन से देख लीजिए, स्थानीय चुनाव कराना इसका जो है कार्य कर्तव्य नहीं है। चलिए अगला यहाँ से
अगला यहाँ से हम लोग का 85 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान डॉट के बीच निर्मित हुआ। तो यह निर्मित हुआ था ये 19 दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच जो है, इसी मध्य में बन करके ये तैयार हुआ था। ठीक, चलिए, नेशनल पीपल्स पार्टी जो पहले एक राजनीतिक दल थी जो किस वर्ष ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। तो इसको दिया गया था नेशनल पीपल्स को, ये कब दिया गया था, ये 2019 में दिया गया था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा 2019 में दिया गया था। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो भारत में पार्टी है उसकी स्थापना कब कब किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये 1925 में किया गया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1964 में किया गया। भारतीय जनता पार्टी ये आपको 80 में किया गया था। बहुजन समाज पार्टी ये 84 में किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये 1999 में किया गया। और तृणमूल कांग्रेस, याद रखिएगा, तृणमूल जो कांग्रेस है इसके स्थापना 1998 में किया गया था। और नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका जो गठन है, ये स्थापना बात करते हैं तो ये 2013 में किया गया था, लेकिन इसकी जो मान्यता ये कब मिला था, तो 2019 में। चलिए, अगला पॉइंट यहाँ से ये 88 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत पर 1929 ईस्वी की जो महामंदी का प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा जो कथन इसमें सही नहीं है। तो औपनिवेशिक सरकार के राजस्व मांगों को जो है कम कर दिया था, यहाँ पर कम कर दिया था, ये आपका गलत है। ठीक है, देखिए, जो विश्व आर्थिक मंदी की हम लोग बात की तो भारत में पूछा गया है। यदि हम लोग विश्व की बात करें तो विश्व में जो आर्थिक मंदी है ये 1929 से 1933, ठीक है, यहाँ पर 1929 से लेकर के ये 1933 के बीच में आया हुआ था, जिसमें आपको न्यूयॉर्क के जो वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार को ध्वस्त होने के साथ ही यह विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग पूछा जाए कि विश्व में कब हुआ था, तो ये 29 से लेकर के 33 के मध्य हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में कौन सा नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है। कौन, तो इसमें जो है आपका स्वराज आंदोलन शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। तो यह प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के जो स्थापना है ये 1965 में किया गया था। और मानव विकास सूचकांक इसके जो जनक है वो महमूद उल हक और जो है अमर्त्य सेन है। कौन कौन, महमूद उल हक और जो अमर्त्य सेन है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 91 नंबर है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलक्षणिक विशेषता डॉट है, क्या है। तो यह विशेषता है कि निर्णय के संबंधों में जनता के लिए पारदर्शिता होना चाहिए। चंगेज खाकी से जनजाति से संबंधित था। तो ये संबंधित पूछा किस जनजाति से था, तो ये हून जनजाति से। ठीक है, यहाँ हून नहीं, यहाँ पर ये मंगोल जनजाति से था। किस जनजाति से, मंगोल से था। चंगेज खा मंगोल से था। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई। देखिए, जो मंडल आयोग की स्थापना के समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी जो देसाई हैं ये प्रथम गैर कांग्रेसी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1 जनवरी 1979 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया और मंडल आयोग ने 1980 में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया, इनकी कांग्रेस सरकार को सौंप दिया। अगस्त 1990 में जो वीपी वीपी सिंह ने मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया और ओबीसी को जो 27% जो है आरक्षण दिया गया। 1992 में जो उच्च न्यायालय ने इसे ओबीसी को जो है 27% यहाँ पर जो है 27% आरक्षण को जो है वैधता प्रदान किया। कब, 1992 में। चलिए, अगला है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्न मौलिक अधिकारों में से किसका उल्लंघन है। तो यह उल्लंघन है अनुच्छेद 16 का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि सरकारी नौकरी में वंचित किया जाता है यदि आपको जो है किसी जाति के आधार पर, तो ये अनुच्छेद जो 16 के अंतर्गत ये उल्लंघन है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में अक्सर ये मानवता जो प्रदान किया गया है, सरकार द्वारा नियोजित पदों पर जो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। और अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत जो सामाजिक और शैक्षणिक रूपों से कमजोर वर्ग का जो है आरक्षण दिया गया है। चलिए, अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 95 नंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी। मोदी एक तारे की अतुल्य
उदय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तरुण विजय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में। ठीक, कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना जो है 1940 में किया गया था। अगला यहाँ से हम लोग का एक विषम ज्ञात करना है। ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसमें हम लोग का विषम हो जाएगा कि ऊँट एवं दहाड़ना। ये ऊँट कभी दहाड़ता है? नहीं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का अगला जो प्रश्न ये आपका 109 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मार सकती है? पूछा है कि नहीं मार सकती है, कौन सी पद्धति? इसमें आपका उबालना है, छानना है, श्वासन है और क्लोरीनीकरण है। इसमें ये जो छानना है, छानने से जो कीटाणु नहीं मरते हैं। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँख से पढ़ सकता है तो वह है आपका 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाली अवायवीय श्वसन में शर्करा जो है किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाती है? तो ये शर्करा जो है अल्कोहल में बदल जाती है। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है, वो कौन सा गुण है? तो वह गुण है दिशा संबंधी गुण। यहाँ पर दिशा के संबंध में जो दिशा ज्ञात करने में चुंबक का जो है प्रयोग किया जाता है नाविकों के द्वारा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 115 नंबर है। यह प्रश्न है कि 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम चुनना है। इसमें कौन सा होगा? 4 कक्षीय जिसका हृदय है तो वो हो जाएगा मगरमच्छ। इसमें जो 4 कक्षीय हृदय होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें तो उभयचर में जो सरीसृप मगरमच्छ को छोड़ करके उभयचर में बात हो रही है, में 3 कक्षीय होते हैं जिसमें आपका 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं। मत्स्य वर्ग में जो है जीव में 2 कक्षीय हृदय होते हैं और स्तनधारी जो वर्ग होते हैं, स्तनपायी वर्ग में जंतुओं में जो है 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक, छिपकली में कितना होता है? 3 होता है। उसी प्रकार से तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न है कि हृदय धमनियों तथा सिराएं एक के साथ कार्य करते हैं या संगठन के किस स्तर पर उदाहरण है? यहाँ पर जो संगठन के किस स्तर का जो है उदाहरण है, तो ये उदाहरण है अंग प्रणाली का। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से 17 नंबर है। ये प्रश्न है कि ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वह विटामिन सी जो है ज़्यादा समय तक संग्रहित करने पर नष्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का आगे है। यहाँ देख लीजिए 138 नंबर एक के बाद हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन जो है स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। ऊँट और यहाँ पर जो कोडाई के नाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? यहाँ पर जो किस राज्य में आएंगे, यानी कि जो ऊँटी है और ये कोडाई कनाल है, ये आपका पहाड़ी कहाँ है? तो ये है आपको तमिलनाडु में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 140 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? तो संशोधन की चर्चा ये 338 करता है, जो कि आपका भाग 20 के अंतर्गत है। ठीक, कितना? भाग 20 के अंतर्गत आपको जो 368 में ये संशोधन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? ये अमरकंटक है। नर्मदा और जो ये सोन नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला, यहाँ पर जो पहला विकेट, प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला जो क्रिकेट विश्व कप ये कब जीता था? तो ये कब जीता गया था? पहला जीता गया था 1983 में। कब? पहला 1983 में और दूसरा है वो 2011 में जीता गया था। ठीक, चलिए उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में। चलिए अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो विनोबा भावे थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? सेकंड राष्ट्रपति तो वह जो थे एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल था 62 से 67 तक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 150 तक कंप्लीट हो गया। जितने भी जीके जेस का प्रश्न था हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। और प्रैक्टिस सेट जो है कल आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये कभी भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। आपको ये सुबह में 8 बजे या फिर शाम को 4 बजे भी इसका वीडियो मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।